तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार, संबंधों के प्रकार देखेंगे सबसे पहले। इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि संबंधों के कितने प्रकार होते हैं। उससे पहले देखेंगे संबंध क्या होता है। संबंध, संबंध हम कह सकते हैं जैसे भाई का बहन से संबंध, ठीक है, पिता पुत्र संबंध, वैसे मैथ में संबंध होता है। और यहाँ पे जो संबंध होता है वो कार्तीय गुणन होता है किसी दो समुच्चय के बीच में। किसी दो समुच्चय के बीच में जो कार्तीय गुणन होता है उससे हम संबंध कहते हैं। तो संबंध क्या होता है? किसी दो समुच्चयों का, किसी दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, किसी दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन आपका संबंध कहलाता है। कार्तीय गुणन संबंध कहलाता है, संबंध कहलाता है, ठीक है। किसी दो समुच्चय का जो कार्तीय गुणन होता है वो आपका संबंध कहलाता है। जैसे दो समुच्चय हो गए, एक समुच्चय आपका ए हो गया जो कि आपको दिया हुआ है 1, 2, 3। दूसरा आपको दिया हुआ है बी जो कि दिया हुआ है रेड और ब्लू, ठीक है। दो समुच्चय आपको दिए गए हैं। समुच्चय ए है 1, 2, 3 और समुच्चय बी है आपका रेड और ब्लू। तो अगर हम कार्तीय गुणन देखेंगे, कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी से इसको दिखाते हैं, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1, रेड, 1, ब्लू, 2, रेड, 2, ब्लू, 3, रेड, 3, ब्लू। ये आपका हो गया कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन जो कि पेयर में होता है, जोड़े में आता है, ठीक है। एक होगा आपका सेट ए से, मतलब समुच्चय ए से, दूसरा आपका होगा समुच्चय बी से। ऐसे ही हम कार्तीय गुणन करते हैं किसी भी दिए हुए समुच्चय का। तो यही कार्तीय गुणन आपका होता है ए रिलेटेड टू बी, मतलब ए का संबंध बी से, यही कार्तीय गुणन कहलाता है। ए संबंध बी, ए का संबंध बी, ए रिलेटेड टू बी, ठीक है, ए रिलेटेड टू बी, यही आपका संबंध होता है। तो किसी दो समुच्चय का जो कार्तीय गुणन होता है उसे हम संबंध कहते हैं। फिर से सुन लो, किसी दो समुच्चयों का जो कार्तीय गुणन होता है उसे हम कहते हैं, किसी दो समुच्चयों का जो कार्तीय गुणन होता है उसे हम कहते हैं ए संबंध बी, ठीक है। दो समुच्चय हमारे पास ए और बी हैं, उनका जो कार्तीय गुणन होता है उसे ही हम उन दो समुच्चयों के बीच का संबंध कहते हैं, ठीक है। अब समुच्चय एक वर्ड यहाँ पे आया, समुच्चय। समुच्चय क्या होता है बेटा? किसी भी दिए गए अवयवों को सुसंगठित तरीके से रखने को, सुसंगठित तरीके से रखने को समुच्चय कहते हैं, रखने को समुच्चय कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में देखेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ये हम कह सकते हैं किसी भी दिए गए अवयवों को सुसंगठित तरीके से रखने को समुच्चय कहते हैं, या कह सकते हो रखने या लिखने को समुच्चय कहते हैं। जैसे वी हमारा क्या शो करता है बेटा? समुच्चय होता है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का, ए, ई, आई, ओ, यू। वी क्या है बेटा? वी एक समुच्चय है, एक सेट है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का जो हमारा समुच्चय होगा वो वी होगा। और समुच्चय क्या हो सकता है बेटा? एन क्या होता है बेटा? एन बी हमारा समुच्चय होता है सभी
प्राकृतिक संख्याओं का समूह, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह भी एक समुच्चय कहलाएगा। सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह भी, संख्याओं का समूह, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह भी एक समुच्चय कहलाएगा। समुच्चय में एक खास बात और है समुच्चय में अगर कई लोग एक साथ बैठे हुए हैं, अगर पूछा जाए कि समुच्चय क्या है, तो अगर सबकी मत एक है, एक ही तरीके की आती है, एक ही तरीके का सबका मत होता है। जैसे हमने पूछ लिया कि इंडिया में 5 ऐसे खिलाड़ी बताइए जो सबसे तेज खेलते हो, ठीक है, इंडिया के 5 खिलाड़ी ऐसे बताइए जो सबसे तेज खेलते हो, सबसे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हो। तो सबके हिसाब से अलग अलग होंगे, किसी के महेंद्र सिंह धोनी होंगे, तो किसी के रैना होंगे, और किसी के विराट कोहली होंगे। तो सब अगर बताएंगे 5-5 खिलाड़ी, तो सब अलग अलग गिनती बताएंगे, तो वो समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम बताइए, ठीक, तो कोई दूसरा बता देगा, कोई दूसरा बता देगा, तो समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि जो इलाहाबाद प्रयागराज है वो 3 नदियों का संगम है, गंगा जमुना सरस्वती, तो वो एक समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने फिक्स कर दिया है, वो वही सब बताएंगे, चाहे जितने लोग हों वही सब बताएंगे, सबकी थ्योरी एक होगी, उसे हम समुच्चय कहेंगे। ठीक है, तो अगर समुच्चय की हम बात करें तो समुच्चय वो होगा जहाँ पे सबकी थ्योरी एक आती है, सब एक ही तरीके का बताते हैं। जैसे हमने कह दिया कि सभी सम संख्याओं का समूह, तो सभी सम संख्याओं का समूह भी एक समुच्चय कहलाएगा, क्योंकि जब सम संख्याओं के बारे में हम बात करेंगे तो जितने भी लोग होंगे सभी यही कहेंगे कि 2, 4, 6, 8, 10, जो कि 2 से जो भी संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी वो सभी आपकी सम संख्याएं होंगी, सबकी थ्योरी एक होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे सबकी थ्योरी एक बने, सबका एक ही कंक्लूजन हो, वो हमारा समुच्चय कहलाएगा। अगर एक ही पॉइंट पे अलग अलग मत आ रहे हैं तो हमारा समुच्चय नहीं कहलाएगा। जैसे हमने कह दिया कि भारत के 5 सबसे खतरनाक जानवर कौन कौन से हैं, तो सब अलग अलग बताएंगे, तो वो हमारा समुच्चय नहीं कहलाएगा। समुच्चय वही होगा जहाँ पे सबकी थ्योरी एक होगी, सब एक ही पॉइंट पे बात करेंगे, वो हमारा समुच्चय कहलाएगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन रख दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह सब लोग एक ही बताएंगे कि वो क्या होता है, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह है, सबकी थ्योरी यही एक आएगी। तो कहने मतलब सबका मत एक होगा, तो वो आपका समुच्चय कहलाएगा। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने कह दिया जेड क्या होता है बेटा, पूर्णांकों का समुच्चय होता है। सभी पूर्णांकों का जो समूह होता है, सभी पूर्णांकों का जो समूह होता है, पूर्णांकों का समूह, वो आपका जेड कहलाता है। ठीक है, सभी पूर्णांकों का समूह आपका जेड कहलाता है। तो ये भी एक समुच्चय है, क्योंकि ये एक सेट बना रहा है सभी पूर्णांकों को, उसमें चाहे धन पूर्णांक हो चाहे ऋण पूर्णांक हो, वो लेकिन वो आपका समुच्चय कहलाएगा। तो समुच्चय क्या होगा बेटा, किसी भी दिए गए अवयवों को सुसंगठित तरीके से लिखने या रखने को हम समुच्चय कहते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, वी क्या है बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह है, जो कि एक समुच्चय कहलाता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट A-E-I-O-U, ये क्या हो गया बेटा, एक समुच्चय हो गया, एक सेट हो गया। जैसे और भी लेते हैं n, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह, तो ये भी एक समुच्चय हो जाएगा। जेड, सभी पूर्णांकों का समूह, ये भी एक समुच्चय हो जाएगा। समुच्चय कहने का मतलब ये है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, या किसी भी दिए गए अवयवों को सुसंगठित तरीके से लिखने को हम समुच्चय कहते हैं। तो हो गई समुच्चय के बारे में बात। फिर उसके बाद हमने बताया कि संबंध क्या होता है बेटा। संबंध हमने आपको दिखाया कि जैसे हमने दो हमने क्या कहते हैं कि समुच्चय लिया है, ए और बी का हमने कार्तीय गुणन कर दिया, तो वही कार्तीय गुणन हमारा संबंध कहलाता है। ए रिलेटेड टू बी, ए का रिलेशन बी से, मतलब एक जोड़ा बनेगा, एक इसका अवयव होगा, दूसरा अवयव समुच्चय बी का होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ए रिलेटेड टू बी कैसे बनेगा, एक पेयर होगा, एक पेयर में, एक जोड़े में एक एलिमेंट किसका होगा बेटा, एक अवयव होगा सेट ए का, और दूसरा अवयव होगा सेट बी का। सेट कहने का मतलब समुच्चय। ठीक है, तो हमने समुच्चय के बारे में जाना, यहाँ पे संबंध के बारे में जाना। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और भी चीजें देखते हैं इसमें। जैसा कि बोर्ड में आपको दिख रहा होगा, संबंध 2 प्रकार के, पहला रिक्त संबंध, दूसरा सार्वत्रिक संबंध। तो हमने सारी चीजें लिख रखी हैं जिससे कि
समय कम लगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम समझा सकें। रिक्त संबंध के बारे में हम बात करेंगे। तो समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव किसी भी एक अवयव से संबंधित न हो। मतलब आपके पास समुच्चय ए दिया गया है, अगर इस समुच्चय ए पर इधर लिखते हैं, एक आपको समुच्चय ए दिया गया है और इस समुच्चय ए पर आपको संबंध स्थापित करना है। ठीक, इस समुच्चय ए पर आपको संबंध स्थापित करना है। तो संबंध क्या हो जाएगा बेटा, ए रिलेटेड टू ए हम कह सकते हैं, या ए का कार्तीय गुणन ए से, ये हमारा संबंध कहलाएगा। ए का कार्तीय गुणन ए से ये हमारा संबंध कहलाएगा। कहने का मतलब यह है कि रिक्त संबंध तब होगा जब ए के किसी भी अवयव का दूसरे ए से, मतलब दूसरे ए से किसी भी अवयव से संबंधित न हो। ए का कोई भी अवयव ए के अवयव से संबंधित न हो, उसको हम बोलेंगे रिक्त समुच्चय। उसको हम फाई से दिखाते हैं, आर बराबर फाई, जहाँ की क्या हो जाएगा, ए का कार्तीय गुणन ए से, मतलब इसका कोई भी अवयव इसके अवयव से संबंधित न हो। अगर ऐसा है तो हम कहते हैं कि दिया हुआ समुच्चय हमारा कैसा होगा, आर इक्वल्स टू फाई होगा, जो कि एक रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, फिर से सुन लो बेटा ध्यान से। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। मतलब ए का कोई भी अवयव इसका कोई भी अवयव इसके अवयव से संबंधित ना हो, तो ऐसा दिया हुआ समुच्चय आपका, ऐसा दिया हुआ समुच्चय एक रिक्त संबंध कहलाता है। उन समुच्चयों का कार्तीय गुणन एक रिक्त संबंध कहलाता है। जब कहने का मतलब यह है कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखा हुआ है कि जैसे ए का बी, ए बी की बहन है, और समुच्चय आपको दिया हुआ है किसी बालक के विद्यार्थी का स्कूल का समुच्चय है। ए जो है किसी बालकों के विद्यालय का या बालक विद्यार्थी के स्कूल का समुच्चय ए आपको दिया हुआ, जहाँ की सिर्फ लड़के पढ़ते हैं, लड़कियाँ नहीं है। ध्यान सुनना बेटा, एक समुच्चय ए आपको दे रखा है जहाँ पे सिर्फ बालक विद्यार्थी है, कोई भी लड़कियाँ नहीं है, कोई भी बालिका नहीं है। ठीक है, तो ए आपका किसका समुच्चय है बेटा, बालक विद्यार्थी के स्कूल का समुच्चय आपको ए दिया हुआ, जहाँ की सिर्फ बॉयज पढ़ते हैं, गर्ल्स नहीं पढ़ती हैं। कहने का मतलब यह है कि संबंध आपको दिया गया है आर ए कामा बी सच दैट ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। अब आपको पता चल रहा होगा ये ए जो है सिर्फ बालकों का विद्यालय है, यहाँ पे बालिकाएं नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आर है इसमें ए का दूसरे ए से कोई संबंध नहीं है। एक ए तो हमने कह दिया कि एक में तो भाई हो जाएंगे लेकिन बहनें इसमें नहीं मिलेंगी। मतलब कहने का मतलब ए बी की बहन नहीं होगी, ऐसा हमको समुच्चय में नहीं दिया गया है। जब समुच्चय में नहीं दिया गया है तो हमारा संबंध जो होगा, ये जो हमारा संबंध होगा, ये हमारा आर इक्वल्स टू फाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई गर्ल्स नहीं है। यह एक रिक्त संबंध कहलाएगा। फिर से ध्यान सुन लो बेटा, रिक्त संबंध क्या होता है कि इन्हीं दिए हुए दो समुच्चयों में, दो समुच्चय कह सकते हैं, एक ही समुच्चय ए, कोई समुच्चय ए दिया गया और उस ए का उस ए से कोई संबंध ना हो, तो ऐसा समुच्चय हमारा एक रिक्त समुच्चय कहलाएगा। जैसे किसी बालक विद्यार्थी के स्कूल का समुच्चय है, ए दिया हुआ है और संबंध आपको दे दिया कि ए बी की बहन है, तो आपको दिख रहा होगा इस ए में, इस कैपिटल ए में जो कि समुच्चय दिखाते हैं, उस कैपिटल ए में कोई भी बालिका विद्यार्थी नहीं है। जब कोई भी बालिका विद्यार्थी नहीं है तो मतलब दिया हुआ हमारा जो संबंध है वो एक रिक्त संबंध कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पे बालिकाएं नहीं है। जो विद्यालय है सिर्फ बालकों का विद्यालय है। जब बालकों का विद्यालय है तो वहाँ पे जो हमारा संबंध हो रहा है वो खाली हो रहा है, इसीलिए इसका नाम एम्प्टी रिलेशन भी होता है। इसलिए इसको आर इक्वल्स टू फाई से दिखाते हैं। ठीक है, वह एक रिक्त संबंध कहलाएगा। दूसरी बात, सार्वत्रिक संबंध। समुच्चय ए पर परिभाषित आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित हो। मतलब जो ए का प्रत्येक अवयव है वो ए के सभी अवयवों से संबंधित हो। जैसे हमको ए दे दिया गया, समुच्चय ए दे दिया गया है किसी बालक विद्यार्थी के स्कूल का समुच्चय, और हमको एक संबंध दे दिया गया आर डैश ए कामा बी। ए तथा बी के ऊंचाइयों का जो अंतर है वो 3 मीटर से कम है। ये आपको पता है कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर दो लोग हैं तो दो लोगों का जो ऊंचाई का अंतर होगा वो 3 मीटर से कम ही होगा, 3 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 3 मीटर से कम ही होगा, सभी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम ही होगा। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है
जो कि बालक विद्यार्थियों के बारे में दिया था यहाँ पे। तो बालक विद्यार्थी भी होंगे तो उनके दो बच्चों को हम लेते हैं, तो दो बच्चों की जो ऊंचाइयों का अंतर होगा वो 3 मीटर से कम ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो यह एक यूनिवर्सल फैक्ट हो जाएगा, यह एक सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा, क्योंकि एक जो सभी अवयव है दूसरे एक सभी अवयवों से संबंध रखता है। तो संबंधों के प्रकार 2 प्रकार के कौन कौन से बेटा, रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध। रिक्त संबंध में क्या बताता है, एक का कोई भी अवयव उस एक किसी भी अवयव से संबंधित ना हो, तो ऐसा संबंध हमारा रिक्त संबंध कहलाता है। दूसरी बात, सार्वत्रिक संबंध, एक का प्रत्येक अवयव दूसरे एक प्रत्येक अवयव से संबंधित, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो भी हमने बात की रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने सारी चीज़ें लिख रखी हैं जिससे कि समय की बचत हो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझा सकें। इसके बाद बात करेंगे हम लोग स्वतुल्य के बारे में, सम्मित के बारे में और संक्रामक के बारे में, कि स्वतुल्य संबंध कब कहलाता है, सम्मित कब कहलाएगा, संक्रामक भी कब कहलाएगा। तो इस प्रकार के जो संबंध होते हैं वो होते हैं आपके, पहला नंबर अगर हम बात करें स्वतुल्य के बारे में, ठीक है। अगर किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर है तो उसमें स्वतुल्य कहलाता है यदि प्रत्येक ए, जो कि उसमें जितने भी ए होंगे वो सभी सेट ए से बिलोंग करेंगे, ठीक है, जितने भी ए होंगे वो सेट ए से बिलोंग करेंगे और उनके लिए ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब वो जो ए कामा ए होगा वो भी उस सेट आर में होना चाहिए। जैसे हमने एक समुच्चय ले लिया ए, हमने ले लिया ए बी सी और दूसरा ले लिया बी ए बी सी। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा जो सेट बनेगा ए रिलेटेड टू बी, वो इसमें होना चाहिए, इस संबंध में होना चाहिए ए कामा ए, बी कामा बी और सी कामा सी। अगर हमको ऐसा संबंध मिलता है, ऐसा हमको संबंध मिलता है, एक ए कामा ए, बी कामा बी, सी कामा सी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ए का प्रतिबिंब ए, बी का प्रतिबिंब बी, सी का प्रतिबिंब सी। कहने का मतलब ये है कि रिफ्लेक्शन मिले हमको। जैसे ये हमारा ए जो है वो इस सेट में दिया हुआ है, ये हमारा इस सेट में दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा इस सेट में दिए, इसको हटा देते हैं, ए ही रखते हैं, ठीक है, किन्हीं एक ही उस पर चेक करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा ए है वो इस सेट में दिया हुआ है और इसके लिए ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए कामा ए कहाँ मिलना चाहिए, उस सेट ए में हमको मिलना चाहिए, उस संबंध आर में हमको मिलना चाहिए ए कामा ए। अगर ऐसा मिलता है तो दिया हुआ संबंध हमारा स्वतुल्य संबंध कहलाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास 3 यहाँ पे अवयव हैं, ए कामा बी कामा सी, ए कामा बी कामा सी, ठीक है। तीनों अवयव हमने सेट ए से उठा रखे हैं और सेट ए में समुच्चय ए का हम कार्तीय गुणन करते हैं तो हमको संबंध मिलता है, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो जैसे हमने कार्तीय गुणन किया तो हमारे पास पेयर बना, जोड़ा बना, ए कामा ए कामा बी, ए कामा सी बनता है। तो हमने नहीं लिख रखा है, सिर्फ हमको स्वतुल्य के बारे में बात करना है। तो स्वतुल्य के लिए ए कामा ए होना चाहिए, बी कामा बी होना चाहिए, सी कामा सी होना चाहिए। कहना मतलब कि जितने ए में अवयव होंगे सभी का एक जोड़ा बनना चाहिए। जैसे ए बी सी है तो ए कामा ए संबंध में होना चाहिए, बी कामा बी संबंध में होना चाहिए और सी कामा सी संबंध में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो दिया हुआ संबंध आपका सम्मित होगा, ठीक है, सॉरी, दिया हुआ संबंध आपका स्वतुल्य होगा। और अगर उसी संबंध में बात करें, उसी संबंध आर में बात करें, तो जैसे हम पूरा बनाएंगे इसको ए कामा बी बनेगा, ए कामा सी बनेगा, बी कामा ए बनेगा, बी कामा बी बनेगा, बी कामा सी, सी कामा ए, बी कामा सी कामा ए बनेगा, फिर उसके बाद सी कामा बी, सी कामा सी, ठीक है। इतने संबंध आपके बनेंगे। तो इस संबंध के बारे में बात करें, हमारा जो दिया हुआ संबंध है वो सम्मित कहलाएगा। कब सम्मित कहलाएगा? जब प्रत्येक a1 a2 उस सेट में हो, ठीक है, a1 कामा a2 उस संबंध में मिले और उसका जस्ट अपोजिट a2 कामा a1 भी उसी संबंध में मिले। जैसे हमने उठाया a कामा b बिलोंग्स टू r, ठीक है, a कामा b हमारे संबंध r में है, a कामा b संबंध r में है, तो b कामा a भी उसी संबंध r में होने चाहिए,
उसी संबंध में होने चाहिए, बी कामा ए भी उसी में होने चाहिए। तो बी कामा ए भी देख लीजिए बेटा, तो बी कामा ए भी उसी में है। अगर ए कामा बी उस संबंध में दिया हुआ है तो बी कामा ए भी उसी संबंध में होना चाहिए। और ए बी जो होना चाहिए, ए बी किससे बिलोंग करना चाहिए, ए बी आपका सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। फिर से सुन लो, अगर ए कामा बी दिए हुए संबंध में है तो बी कामा ए भी उसी दिए हुए संबंध में होने चाहिए। अगर ए कामा बी दिए हुए संबंध में है तो बी कामा ए भी उसी दिए हुए संबंध में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो जो हमारा संबंध होगा वो कैसा होगा बेटा, सममित होगा। तीसरी बात संक्रामक के बारे में बात कर लेते हैं। संक्रामक कब होगा बेटा, अगर ए कामा बी संबंध आर में दिया गया है तो बी कामा ए भी उसी संबंध में, बी कामा सी भी उसी संबंध में आर में होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। ए कामा बी संबंध आर में दिया है तो बी कामा सी भी संबंध में आर है। ठीक है, तो उसके साथ साथ ए और सी भी उसी में होना चाहिए, ए कामा सी उसी संबंध में होना चाहिए। ए कामा सी, ए कामा सी, ए कामा सी, ये कहाँ पे है बेटा, सी कामा ए या ए कामा सी। ठीक है, सी कामा ए या ए कामा सी उसी संबंध आर में हमको मिल रहा है। तो कहने का मतलब जो ये दिया हुआ संबंध है ये कैसा है बेटा, ये संबंध आपका संक्रामक भी है। ये संबंध आपका संक्रामक भी है। ठीक है, ये संबंध हमारा कैसा है, संक्रामक भी है। संक्रामक क्या कहलाता है, संक्रामक तब होगा जब A1 A2 A3, कहने का मतलब अगर हम ए बी सी ले लें, A1 A2 A3 की जगह ए ले लें, बी ले लें, सी, और ये तीनों संबंध इन तीनों को सेट ए में होना चाहिए, समुच्चय ए में होना चाहिए, और तीनों हैं बी समुच्चय ए में। और साथ ही साथ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कामा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर ए कामा बी संबंध आर में है, ए कामा बी संबंध आर में है, बी कामा सी भी उसी संबंध आर में होना चाहिए। देख लो, चेक कर लो, बी कामा सी भी उसी संबंध आर में है, तो उसके साथ साथ ए कामा सी भी उसी संबंध में होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मिला है, ए कामा सी भी उसी संबंध में। तो कहने का मतलब जो ये संबंध होगा वो कैसा होगा, संक्रामक भी होगा। कहने का मतलब ये है कि ये दिया हुआ संबंध स्वातुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। जब अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो ऐसे संबंध को हम कहते हैं कि वो संबंध हमारा क्या होता है, एक तुल्यता संबंध स्थापित करता है। ठीक है, ऐसा संबंध हमारा एक तुल्यता संबंध स्थापित करता है जहाँ पे दिया हुआ संबंध स्वातुल्य भी हो, संक्रामक भी हो और साथ ही साथ सममित भी हो। अगर ऐसा संबंध है तो हमारा तुल्यता संबंध स्थापित करेगा। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। आगे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए कि टी समतल में स्थित त्रिभुजों का एक समुच्चय है। टी जो है समतल में स्थित त्रिभुजों का एक समुच्चय आपको दिया गया है टी। किसी समतल में स्थित जो एक समुच्चय है वो टी दिया गया, त्रिभुजों का समुच्चय टी दिया गया। उस टी में आपको संबंध आर दिया गया है। क्या दिया गया, T1 का, जहाँ T1 T2 के सर्वांगसम है एक संबंध है। सिद्ध कीजिए आर एक तुल्यता संबंध स्थापित करता है। तुल्यता संबंध का मतलब जो हमारा आर है वो स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा। अगर ये तीनों हैं तो जो हमारा आर दिया हुआ है वो एक तुल्यता संबंध स्थापित करेगा। सबसे पहले लिख लेते हैं संबंध हमारा जो दिया गया है। टी क्या है बेटा, पहले टी लिख लेते हैं समुच्चय। टी सभी किसी समतल में, एक समतल में सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय आपको टी दिया गया है। सभी त्रिभुजों का समुच्चय आपको टी दिया गया है। और जो आर दिया गया है T1, T2, जहाँ T1 T2 के सर्वांगसम है। ठीक है, T1 T2 के सर्वांगसम है, ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको दिखाना है कि जो हमारा संबंध आर है वो एक तुल्यता संबंध स्थापित करता है। जो संबंध हमारा आर है वो एक तुल्यता संबंध स्थापित करता है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। तो हमारा संबंध दिया गया T1, T1 T2 के सर्वांगसम है, ये आपको संबंध दिया गया है। आपको सिद्ध करना है कि जो हमारा दिया हुआ संबंध है वह कैसा है, तो एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए हम चेक कर लेते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए बेटा, जो आपको समुच्चय दिया गया उस समुच्चय में आपको कोई भी सेट मिलना चाहिए। जैसे हमने लिखा
T1 कामा T1 बिलोंग्स टू R। T1 और T1 कहाँ मिलने चाहिए? R मिलने चाहिए। इसका मतलब क्या है बेटा? T1 के सर्वांगसम है, सर्वांगसम है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, T1 के सर्वांगसम है या T1 खुद के सर्वांगसम है। कोई भी त्रिभुज है वो स्वयं के सर्वांगसम होता है, ये सबको पता है। ठीक है, आप लोग 9-10 में पढ़ भी चुके हैं। कोई भी त्रिभुज है वो खुद के सर्वांगसम होगा, इसलिए कह सकते हैं आप T1 बिलोंग्स टू R वेयर T1 किस में है बेटा? सेट आपके T में दिया हुआ है। वेयर T1 प्रेजेंट्स इन सेट T। T1 आपको कहाँ मिलेगा? सेट T में मिलेगा। तो T1 के सर्वांगसम है। अतः संबंध हमारा कैसा है? संबंध हमारा स्वतुल्य है, संबंध स्वतुल्य है। ठीक है, सिंपल सी बात है। कोई भी त्रिभुज है वो खुद के सर्वांगसम होता है। जैसे त्रिभुज है, अब ये त्रिभुज क्या आप बता सकते हैं? ये खुद के सर्वांगसम है, ये आपको दिख भी रहा है। कोई भी त्रिभुज अपने आप में सर्वांगसम होता है। तो T1 बिलोंग्स टू R, मतलब T1 के सर्वांगसम है। यही हमने लिखा था A बिलोंग्स टू R। तो ये स्वतुल्य है। दूसरा नंबर सममित चेक कर लेते हैं बेटा। सममित चेक करेंगे तो सममित के लिए क्या हो जाएगा बेटा? सममित के लिए हो जाएगा क्या है बेटा? यहाँ पे T1 T2 बिलोंग्स टू R। इसका कहने का मतलब यह है कि T1 जो है वो T2 के सर्वांगसम है। T2 के सर्वांगसम है। T1 जो है T2 के सर्वांगसम है। तो क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं T2 T1 आल्सो बिलोंग्स टू R। T2 T1 वो भी R से बिलोंग करेगा, क्योंकि जब T1 T2 के सर्वांगसम है तो T2 भी T1 के सर्वांगसम होगा। T2 भी T1 के सर्वांगसम होगा। अतः हम कह सकते हैं कि संबंध हमारा कैसा है? संबंध सममित भी है। संबंध सममित भी है। संबंध कैसा है बेटा? हमारा सममित भी है। हम कह सकते हैं कि दिया हुआ संबंध हमारा सममित भी है, क्योंकि अगर T1 T2 बिलोंग्स टू R है, मतलब T1 जो है वो T2 के सर्वांगसम है, तो T2 T1 आल्सो बिलोंग्स टू R होगा। ठीक है, इसका मतलब T2 भी T1 के सर्वांगसम होगा। अतः हम कह सकते हैं कि संबंध हमारा सममित भी है। और जो T1 और T2 हैं वो कहाँ मिलेंगे? आपको सेट T में मिलेंगे, समुच्चय T मिलेंगे। थर्ड नंबर बेटा, थर्ड नंबर यहाँ पे लिख देते हैं। तीसरा नंबर जो है वो आपका संक्रामक के लिए है, ट्रांजिटिव के लिए, संक्रामक के लिए अगर हम संक्रामक की बात करें तो संक्रामक क्या है बेटा? T1 T2 अगर R से संबंध स्थापित करता है, मतलब T1 T2 के सर्वांगसम है। इसी तरीके से T2 T3 के सर्वांगसम है। T2 T3 के सर्वांगसम है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। T2 T3 के सर्वांगसम है तो T1 भी T3 के सर्वांगसम होगा। अगर T1 T2 के सर्वांगसम है, T2 T3 के सर्वांगसम है, तो T1 भी T3 के सर्वांगसम होगा। T1 T3 आल्सो बिलोंग्स टू R, मतलब T1 भी T3 के सर्वांगसम होगा। T3 के सर्वांगसम होगा। ठीक है, T1 भी T3 के सर्वांगसम होगा। अगर T1 T2 के सर्वांगसम है, T2 T3 के सर्वांगसम है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा T1 त्रिभुज रहा होगा वो भी T3 के सर्वांगसम होगा। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा संबंध निकल कर आया वह स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारा संबंध दिया हुआ संबंध है वो एक तुल्यता संबंध स्थापित करेगा, वो एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो यही आपको फाइंड आउट भी करना था कि जो संबंध है हमारा तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसकी शॉर्ट ले लीजिए, तो फिर हम इसको कट करते हैं।
ठीक है बेटा, इसलिए शॉर्ट हो गया। तो जो आज का सवाल था, सवाल यही था कि आपको तुल्यता संबंध निकालना था। एक किसी दिए हुए समतल में त्रिभुजों के समुच्चय से आपको तुल्यता संबंध स्थापित करना हुआ था, जो कि हम यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, तो तुल्यता संबंध में एक ऐसा संबंध जिसमें स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, अगर तीनों तरीके के हमको संबंध मिलते हैं तो दिया हुआ संबंध हमारा तुल्यता संबंध स्थापित करता है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर में हम कुछ और नई नई चीज़ें जानेंगे। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है विनायक क्लासेज। विनायक क्लासेज को सब्सक्राइब करिए।